हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेज बाई सेंसर में। और आज फिर जो टॉपिक हम लोग चल रहा था रासायनिक संयोग के नियम, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उसी को हम लोगों ने द्रव्य विनाशता का नियम भी कहा था। उसमें उसको पढ़ते समय हम लोगों ने अभिकारक उत्पाद के बारे में भी काफ़ी कुछ देखा था, क्या चीज़ें हैं वो। ठीक है, आज थोड़ा सा उससे आगे एक स्टेप चल हम लोग। जो रासायनिक संयोग के नियम है उनमें जो दूसरा नियम हम लोग का आता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक ना, ये कांस्टेंट रेशियो लॉ है दोस्तों आपका। ये जैसे कोई कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए दो या दो से अधिक तत्व या आपके पदार्थ के आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं और हमें क्या है, कोई नया पदार्थ मिलता है। जब कोई पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसका जो रासायनिक संगठन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ये नियम यही कहता है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। रासायनिक संगठन जानते हैं आप, केमिकल कंपोजिशन जो उसका होता है, जिससे कोई पदार्थ जिन एलिमेंट्स से, जिन एटम से बना हुआ है मिलकर के, वही क्या है उसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। और केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं अगर उनके अनुपात क्या हो, रेशियो क्या हो, निश्चित हो, तो हम लोग कहेंगे कि उसका रासायनिक संगठन क्या है, निश्चित है। तो केमिकल कंपोजिशन ये हम लोग को देखना होता है उसमें। ठीक है, तो ये नियम इसी बात का जो दूसरे रूप में बोलते हैं, तो कहते हैं किसी यौगिक में पाए जाने वाले जो तत्व हैं भारानुसार निश्चित अनुपात में होते हैं। यानी कि अगर हमें कोई कंपाउंड फॉर्म करना है, ठीक है, या फिर कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो उस कंपाउंड में जितने भी तत्व आए होंगे उन तत्वों के जो रेशियो होंगे, है ना, भारानुसार वो क्या होंगे, निश्चित होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई कंपाउंड जल बना दिया, जल क्या है, H2O है। ठीक है, यह किससे बना हुआ है, जल किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये हम लोग का जल क्या है, निर्मित हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाने के तरीके कई हो सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार से हम लोग क्या इसको बना सकते हैं। बट जब भी हम बनाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके, तो क्या बनेगा, जल ही बनेगा। और जब जल बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा भारानुसार, वो क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो H2 है, इसके अंदर आपका हाइड्रोजन क्या है, भार के हिसाब से देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, बता दीजिए। परमाणु भार किसका, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। तो जल के अंदर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर आपका जो हाइड्रोजन होगा उसका, हाइड्रोजन का भार देखें तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का देखें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका जो रेशियो मिल रहा है हम लोग का भार के हिसाब से, 2:16, 2:16 हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, किसमें, जल में। जल में हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन क्या है हम लोग का, 2:16 है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1:8, 1:8। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8। ठीक है, अब ये जल आपका जो स्रोत है, चाहे इसको बनाने की विधि है, वो किसी भी प्रकार से बनाए हम लोग। ठीक है, आपका वर्षा का जल हो, कुएं का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कोई जल हो, हम जब जल लेंगे तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:8 ही आएगा आपका भार के अनुसार से। ठीक है, या फिर 2:16 कहिए या फिर 1:8। ठीक है, तो ये नियम बिल्कुल ही इस बात की पुष्टि करता है कि जब भी कंपाउंड आप कोई फॉर्म कर रहे हो तो उस कंपाउंड को बनाने का जो तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके प्राप्त करने के स्रोत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, यहाँ पे आप यौगिक की बात कर रहे हो तो जानते हो यौगिक में वैसे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो यौगिक क्या है, वे पदार्थ जिनमें जो तत्व है वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, यौगिक बोलते हैं। तो यौगिकों में तत्वों का अनुपात तो निश्चित होता ही होता है। ठीक है, उनका जो भार का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो आपका यौगिक के अंदर तत्वों का अनुपात निश्चित होता है और उनके भार भी क्या होते हैं, वो परमाणु भार के रूप में हो या फिर उनके भार के रूप में हो, वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये स्रोत और तरीके जो बनाने की निर्माण विधियां हैं वो क्या है, अलग अलग
हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल हम लोग न्यूमेरिकल भी इस पे देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या है, कैसे लगाएंगे इसको, अगर पूछता हम लोग एग्जाम में। मान लीजिए कि कह रहा है कि AgCl को बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, AgCl बनाने के कितने तरीके हम लोग के पास है, 2 तरीके हैं AgCl प्राप्त करने के, 2 तरीके। ये फर्स्ट मेथड है हम लोग का है, ये क्या है आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने Ag और को जो है क्लोरीन के साथ क्या किया, गर्म किया, और हम लोगों को क्या मिल गया, AgCl मिल गया। ठीक है, आपने सिल्वर को क्लोरीन के साथ गर्म किया, सिंपल। ठीक है, और क्या मिला आपको, AgCl मिला। दूसरा तरीका आपका क्या है, Ag को आपने HNO3 में घोला। ठीक है, इसमें क्या है, इसका सोल्यूशन बनाया गया है, ये विलयन बनाया गया है, ये बनाया गया है विलयन, क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। ठीक है, चांदी है उसको HN से नाइट्रिक अम्ल में क्या किया आपने, घोला, AgNO3 प्राप्त हुआ, और वहां से AgNO3 को हमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, HCl के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, जिससे हम लोग का AgCl का प्रेसिपिटेट, ये अवक्षेप प्राप्त हुआ हम लोग को। ठीक है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है हम लोग का AgCl का। ठीक है, और आपका HNO3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का AgCl स्पेशल, हम लोग AgCl के बारे में ही बात करेंगे। AgCl यहाँ पे ध्यान देगा, सवाल को लगाने की बात करें हम लोग, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि Ag का भार कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। क्लोरीन कितना लिया गया पता नहीं है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन से क्रिया कराया गया आपका। ठीक है, लेकिन AgCl का भार दिया हुआ है कितना, 2.46, 2.46। ठीक है, तो आपने अभी द्रव्य अभिलाषा का नियम पढ़ के अभी आ रहे हैं पीछे आप। तो द्रव्य अभिलाषा का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई क्रिया होती है तो उसमें विकारकों का जो द्रव्यमान होता है वह उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर विकारकों का द्रव्यमान निकाल लें तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे Ag का भार प्लस Cl का भार बराबर क्या हो जाएगा, AgCl का भार हो जाएगा, AgCl का भार। तो Ag का भार कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, Ag का भार दिया है 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो गया। Cl का पता नहीं हम लोग को है, तो क्या है, उसको x ग्राम मान लेते हैं Cl को, ये हो गया आपका x ग्राम इक्वल टू AgCl कितना आया हुआ है, 2.64 दिया हुआ है, तो 2.64 ग्राम हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रथम विधि में प्रयुक्त क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 2.64 माइनस, देखिए x निकालना होगा तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे आप तो क्या आएगा, ये 0.64 ग्राम आएगा, 0.64 ग्राम आ गया। किसकी मात्रा, क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा। ठीक, क्लोरीन की मात्रा। ठीक, अब जो है, जो दूसरी विधि इनकी है उसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्लोरीन पता नहीं है तो y ग्राम मान लेते हैं, लेकिन Ag की मात्रा कितनी है, 0.5 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का द्वितीय विधि से करते हैं, द्वितीय विधि में प्रयुक्त क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा, इसको हम लोग y माने हुए हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज हम लोग का है, Ag और Cl से बना हुआ है AgCl, तो Ag प्लस Cl का मात्रा AgCl क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 ग्राम प्लस आपका y ग्राम इक्वल टू 0.66 ग्राम आपका है ये चीज। ठीक है ना, अब यहाँ से आप चाहो तो y का मात्रा निकाल लो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0.66 माइनस 0.5। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। अब ये 66 में से 5 घटाते हैं, 61 आता है। ठीक है, बट ये क्या है, तरीका गलत है। आपका 0.66 में से आपको 0.5 घटाना है, न कि 0.05 है। तो जीरो डेसिमल का जो नंबर होता है उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का है। ठीक है, 0.5 मीन्स व्हाट, 0.5 मतलब 0.5 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको घटा सकते हैं हम लोग, तो 6 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0.16, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.16 आ गई, 0.16 आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो ये आपकी क्या है, द्वितीय विधि में प्रयुक्त क्लोरीन की मात्रा आपको निकल के आ गई y इक्वल टू कितना,
6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जो अनुपात उनका रेशियो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एजी क्या है, 2 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे एजी क्या है, 0.5 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों मात्राओं को बराबर कर लें या फिर दोनों के एकांक कर लें, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि 2 ग्राम एजी में, फर्स्ट मेथड में 2 ग्राम एजी के साथ कितना 0.64 ग्राम सीएल संयोग करता है, संयोग करता है। ठीक है, अब इसी को क्या बोले, अगर हम इसको बोलते हैं 1 ग्राम एजी के साथ, 1 ग्राम एजी के साथ कितना ग्राम संयोग करेगा क्लोरीन। ठीक है, कितना ग्राम क्लोरीन संयोग करेगा, तो आप इसको अगर 2 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से भाग दे दो 0.64 को, तो क्या होगा 0.64/2। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या जाएगा 0.32 ग्राम क्लोरीन संयोग करेगा, संयोग करेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड की बात हो गई। ठीक है ना, अब इसका जो सेकेंड मेथड से हम लोग को मिला हुआ है उसको देख लीजिए। तो सेकेंड मेथड से जो प्राप्त हुआ हम लोग को क्लोरीन, वो कितना आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड मेथड से आपने देखा 0.16 आपका जो है क्लोरीन आया हुआ है। तो सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड जो है ना, उसमें क्या है आपका कितना है 0.5 ग्राम एजी है। ठीक है, तो 0.5 ग्राम एजी के साथ, एजी के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वाई की वैल्यू कितनी है 0.16, 0.16 क्लोरीन संयोग करता है, संयोग करता है। ठीक है, 0.5 ग्राम एजी के साथ क्या है 0.16 ग्राम क्लोरीन क्या है, संयोग करता है। ये क्लोरीन आपका है 0.16। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, संयोग करता है। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब जो है इसका जो अगर हम लोग इसको भी एक मात्रा एकांक कर दें इसका, तो इसको बढ़ा करके 1 करना है, तो क्या करें 2 × 0.5 = 1 ग्राम क्या हो जाएगा एजी, एजी के साथ, एजी के साथ जब इसको डबल किए हैं तो उसको डबल करना पड़ेगा क्लोरीन मात्रा को भी, तो क्या हो जाएगा 0.16 × 2 ग्राम सीएल संयोग करेगा, संयोग करेगा। यानी कितना आ गया 0 मल्टीप्लाई करो आप इसका तो 1 हो जाएगा, ये 1 ग्राम एजी हो गया, यहाँ क्या हो गया 0.32 ग्राम सीएल हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना दोनों ही विधियों में क्या आ रहा है। ठीक है, दोनों ही तरीके में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 ग्राम एजी के साथ कितना 0.32 ग्राम सीएल क्लोरीन है, और यहाँ भी क्या है 1 ग्राम जो है एजी के साथ क्या है 0.32 ग्राम सीएल संयोग कर रहा है। तो भारा अनुसार जो उनका रेशियो है क्या है, सेम आ रहा है 1:0.32। ठीक है, इसमें भी आपका जो प्रथम मेथड है इनमें इनका रेशियो क्या आया, इनका रेशियो है 1 कितना 0.32 आ गया। ठीक है, और इसमें भी आपका कितना आ गया 1:0.32 आ गया, किसका आपका एजी रेशियो सीएल। ठीक है, किसका रेशियो निकल के आया है, एजी रेशियो सीएल निकल के आया। तो देखा दोनों विधियों से जो आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है, अनुपात क्या है वो समान आ रहे हैं। इसका मतलब कि हम किसी भी विधि से किसी यौगिक को बनाया, जैसे एजीसीएल को 2 विधियों से बनाया गया, लेकिन दोनों विधियों से जो एजीसीएल प्राप्त हुआ है, एजीसीएल इसमें भी आपका जो रेशियो निकल के आया है एजी और सीएल का कितना 1 रेशियो है ना 0.32, और यहाँ पर भी जो आपका एजीसीएल बना हुआ है इसका रेशियो कितना आया है 1:0.32 आया है। तो दोनों जगह रेशियो क्या आया, सेम आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए यह नियम जो कहा गया है ना जेल प्राउस द्वारा, ठीक है, वो क्या है बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, चाहे वो यौगिक को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए किसी भी विधि या स्रोत का हम लोग यूज क्यों न करें। ठीक है ना, किसी यौगिक में पाए जाने वाले तत्व धारा अनुसार क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये था आपका दूसरा नियम रासायनिक संयोग का। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नियम
गुणित अनुपात का नियम। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं